जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेलोसिटी को चेंज करता है। अब हमारे कॉमन सेंस में एक्सेलरेट कर रहा है का मतलब हमेशा लगता है स्पीड बढ़ रही है, पर वेलोसिटी सिर्फ स्पीड नहीं होती, इसके पास एक डायरेक्शन भी होती है। तो आज हम कर्विलिनियर मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का, जो कि बहुत काम का है और पूरे फिजिक्स में हर जगह ये काम आने वाला है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इस चीज में बात करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके जैसे सिंपल सा सवाल है, आप एक कार से जा रहे हैं और आपकी कार में तीन चीजें हैं, आपकी एक्सीलरेटर है, आपका ब्रेक है और आपका स्टीयरिंग है। आप कार को किन से एक्सीलरेट कर सकते हैं? एक्सीलरेटर से एक्सीलरेट कर सकते हैं, या ब्रेक से कर सकते हैं, या स्टीयरिंग से? तो इसका आंसर है मैं तीनों से कर सकता हूं, क्योंकि वेलोसिटी के बदलने का मतलब है स्पीड बढ़ाना, जो एक्सेलरेटर कर सकता है, या स्पीड घटाना जो ब्रेक कर सकता है, या उसकी दिशा बदलना जो कि स्टीयरिंग कर सकता है। यानी मुद्दा यह है कि वेलोसिटी तीनों कारणों से चेंज हो सकती है, इसलिए हमने एक्सेलरेशन को और वेलोसिटी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई पार्टिकल इस पाथ पर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास इधर की तरफ वेलोसिटी है, तो अगर उस पर लगने वाले फोर्सेस जो है जो उसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो इसके वेलोसिटी के अलोंग है, ये इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाता है, इसे एटी कहते हैं। और एटी कैन बी रिटन एज अगर हम एटी की बात की जाए तो इट इज डीवी बाई डी यानी मैग्नीट्यूड, या फिर वी डीवी बाई डी एस के बराबर होता है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? एटी की। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन का एक दूसरा कंपोनेंट है जो इसके परपेंडिकुलर होता है। ये क्या काम करता है? ये काम करता है इसके दिशा बदलने की, यानी ये इसका दिशा बदल रहा होता है, जो स्टीयरिंग करती है, वैसा वाला एक्सेलरेशन है। कोई पूछे अगर मेरी गाड़ी सीधे जा रही थी और स्टीयरिंग ने इसको घुमाया अचानक से, तो स्टीयरिंग ने एक्सेलरेशन किस दिशा में दिया है? तो स्टीयरिंग ने एक्सेलरेशन उसको वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दिशा में दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो उसकी दिशा बदल रहा होता है, और इसको कहते हैं एन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या करता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन दिशा बदल रहा है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है वी ओमेगा के बराबर। आपने कहा सर ये वी ओमेगा में ओमेगा क्या है? वी तो हो गई स्पीड, यस, और ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर स्पीड जिससे उसकी वेलोसिटी की दिशा चेंज हो रही है। मान लो उसकी वेलोसिटी की दिशा पहले इधर थी, ये एंगल पहले वो थीटा बना रही थी, थोड़े समय बाद इसकी वेलोसिटी इधर हो गई और ये एंगल थोड़ी देर बाद अल्फा बना रही है, तो क्या इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल बदल रहा है? तो जो डी थीटा बाई डी टी है, यानी जो एंगल बदल रहा है, उसको हमने ओमेगा कहा। तो एन की वैल्यू इसके बराबर होती है और एटी की वैल्यू इसके बराबर होती है। ये इतने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं कि आपसे दुनिया के जितने भी कर्विलिनियर मोशन के सवाल हैं वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। नॉट ओनली ये, जो सवाल आपने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और ये सारी चीजें पढ़ी है, वो सारे सवाल भी बेसिक फंडामेंटल काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बढ़िया एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक अच्छा एग्जाम्पल, एक गुड क्वेश्चन जो कि ओलंपियाड और जे एडवांस के लेवल पे आ सकता है, उस क्वेश्चन को मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की जगह मैं आपको ये बेसिक एटी और एन का यूज करके दिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए उस एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है हमारे पास, दिस इज द टेबल, लेट्स से दिस इज द टेबल। ये हमारे पास टेबल है। इस टेबल में एक होल है। इस होल से यहां पर रस्सी से एक ब्लॉक बंधा हुआ है जिसका मास m है, और यहां पर दूसरा एंड जो है वहां पर भी मास एक बंधा हुआ है, और होल से इस लेंथ की दूरी को मैंने L नॉट बोल दिया। ये L नॉट दूरी है, ये L नॉट दूरी दी हुई है। अब कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि फ्रिक्शन कहीं नहीं है। अब मैंने इसको एक स्पीड दी यहां पर v नॉट, एक स्पीड v नॉट दी। तो जो अगर हम जेईई मेंस के लेवल का सवाल बोले तो हम ये सवाल पूछेंगे कि v नॉट कितना दे कि नीचे वाला ब्लॉक मूव ना करे। v नॉट कितना दे कि नीचे वाला ब्लॉक मूव ना करे? तो हमने कहा नीचे वाला ब्लॉक अगर मूव नहीं कर रहा है तो रस्सी का टेंशन जो होना चाहिए वो mg के बराबर होना चाहिए, और अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो इस वाली रस्सी की लंबाई भी नहीं बदलेगी, तो इसका मतलब है ये सर्कल में घूमेगी। तो इसका मतलब है t की दूसरी वैल्यू दूसरी ब्लॉक के लिए लिख सकते हैं mv नॉट स्क्वायर बाई L नॉट।
तो बाय दिस इक्वेशन वी कैन से वी नॉट की वैल्यू रूट जी एल नॉट के बराबर आ गई। ये हमारे पास जेई मेंस का सवाल था। अब इस सवाल को जेई एडवांस और ओलंपियाड लेवल का कैसे बनाया जा सकता है? इसी सवाल में अगर पूछेगा कि अगर मैंने इसको जो वेलोसिटी वी नॉट है वो रूट जी एल नॉट बाई ना देकर, यानी जो जिसके लिए रुका रहे उससे आधी वेलोसिटी दी तो क्या होगा? यानी हमने जो इसको वी नॉट दिया हुआ है इसकी वैल्यू दी हुई है रूट जी एल नॉट बाई 2 दी हुई है। अब आप बताइए क्या होगा? अगर हमने इसको स्लो फेंका है तो ऑब्वियसली इसमें टेंशन, तो वो वेट तो यहां हैंग कर रहा है, तो ये कहेगा कि भैया टेंशन इतना नहीं है कि इसको सर्कल में घुमा पाए, तो ये इसको नीचे खींचने लगेगा और वो ब्लॉक जो है वो स्पाइरल में घूमता हुआ छेद की तरफ बढ़ रहा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, छेद की तरफ बढ़ रहा होगा। अब हम इस सवाल को अप्रोच कैसे करेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं और फिर से इसी डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं किसी जनरल सिचुएशन में बात करता हूं। लेट्स से इसकी लंबाई L बची है और ये ब्लॉक हमारे पास यहां पर था, ये ब्लॉक यहां पर है और ये ब्लॉक यहां पर है। इसके पास इधर की तरफ वेलोसिटी v2 है, क्योंकि इधर वेलोसिटी दी है तो घूम तो रहा ही होगा, साथ ही साथ वो होल की तरफ भी जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को, इधर की तरफ की वेलोसिटी को मैंने v1 मान लिया। तो गारंटी के साथ इस ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ v1 होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि रस्सी की लंबाई तो बदल नहीं सकती। तो यानी ऊपर वाले ब्लॉक के पास 2 वेलोसिटी है और नीचे वाले ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी है v1। ये हमारे पास वेलोसिटी है v1 और किसी समय इसकी लेंथ l है। अब देखते हैं, एफबीडीज बनाते हैं, न्यूटन्स लॉ लगाते हैं और बेसिक फंडामेंटल जो सीखा है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं क्या इस v1 का जो ब्लॉक है, जो हैंग कर रहा है, जो हैंग करने वाला ब्लॉक है, क्या इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि इसकी दिशा भी बदल रही है वेलोसिटी की? नहीं, इसके वेलोसिटी की दिशा नहीं बदल रही है, ये हमेशा नीचे जा रहा है, यानी दिशा नहीं बदल रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है। यानी इसके लिए इक्वेशन बहुत सिंपल है, वो आराम से लिख सकते हैं। आई होप थोड़े पढ़े लिखे होंगे अगर आप, तो समझ में आ जाएगा। mg माइनस टी बराबर m dv1 by dt। आई होप इट इज क्लियर। mg माइनस टी बराबर m dv1 by dt। क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? आई होप इट इज वेरी क्लियर। ma को मैंने dv1 by dt लिख दिया। अब आता है मेन कहानी इस ब्लॉक की। इस ब्लॉक के पास दोनों वेलोसिटी है। क्या दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड बदल रहा होगा? यस, बदल रहा होगा। मुझे पता नहीं बदल रहा है कि ये बदल रहा है, तो मैं बदलता हुआ मानूंगा, अगर कांस्टेंट आना होगा तो आ जाएगा। दूसरा, क्या इन दोनों वेलोसिटीज की दिशा बदल रही है? ऑफ कोर्स दिशा बदल रही है। थोड़े समय बाद रस्सी यहां पर पहुंचेगी, जब रस्सी यहां पे पहुंचेगी तो ये v1 की दिशा भी बदल जाएगी और v2 की दिशा भी बदल जाएगी। दिशा भी बदल रही है, यानी इनकी दिशा भी बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। तो आप इसके लिए इनको AT और AN लिखना पड़ेगा। आप देखते हैं इस ब्लॉक के ऊपर मैं देखता हूं वर्टिकल दिशा में mg नॉर्मल तो बैलेंस है, इस दिशा में कोई फोर्स नहीं है, इस दिशा में कोई फोर्स नहीं है। यानी अगर मैं यहां पर पेन का कलर चेंज करता हूं ताकि दिखाऊं, इस दिशा में इस पर कोई फोर्स नहीं है क्योंकि टेंशन लग रहा है जो कि इस दिशा में। तो इस दिशा में एक्सीलरेशन क्या होगा? इस दिशा में एक्सीलरेशन दो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एक v2 का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, एक v2 का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, साथ में इस दिशा का एक्सीलरेशन एक और है जो v1 की दिशा भी बदल रहा है। ये क्या बोला मैंने आपको बताया था कि किसी वेलोसिटी का, अभी थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश की थी, मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। किसी वेलोसिटी का जो दिशा बदलने वाला है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो उस वाले सवाल में अगर v1 की दिशा बदल रही है तो उसके कारण जो एक्सीलरेशन होगा वो v2 की लाइन के अलोंग होगा। अरे चेक करिए, v2 की लाइन के अलोंग होगा उसकी दिशा, तो उसके पास ये ऐसे इसकी दिशा बदल रही है तो इसके अलोंग होगा। तो अब हमने इसके पर देखा किधर की तरफ होगा, किधर की तरफ आ रहा है हमारे पास, तो हमने इसका एक्सीलरेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, dv2 by dt, dv2 by dt एक्सेलरेशन लिख रहा हूं। क्या कर रहा है वो? v2 का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, साथ में v1 की दिशा बदल रहा है। v1 इधर की तरफ है तो v1 ओमेगा क्रॉस v1 होता है, तो वो उसके पीछे की तरफ होगा एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन हुआ माइनस v1 ओमेगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन किस दिशा में हुआ? इस दिशा में। पर इस दिशा में कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन को जीरो होना चाहिए, तो ये इक्वेशन लिखी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, dv2 by dt माइनस v1 ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बात करता हूं इस दिशा में सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ अगर हम बात करें तो एक फोर्स लगता है, T लग रहा है। T क्या कर रहा है? T v1 का मैग्नीट्यूड बदल रहा है और v2 की दिशा बदल रहा है। तो क्या इक्वेशन लिखूंगा मैं? ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा T, प्लीज देखिएगा, T जो हमारे पास है T इज इक्वल टू M। क्या कर रहा है ये?
dv1/dt प्लस v2 ओमेगा। बहुत मुश्किल है, पर एक बार समझ में आ गया तो बहुत सारी दुनिया के आधी फिजिक्स आसान हो जाएगी। वैसे छोटे से लेक्चर में नहीं आएगा समझ में, आपको बार बार इसको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 4 बार देखना पड़ेगा, तब शायद थोड़ा थोड़ा चमकना स्टार्ट हो। तो ये मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी, t बराबर m dv1/dt प्लस v2 ओमेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये एक इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशन मैंने यहां पे लिख दी है। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेट्स ट्राई इट। तो अब हम इस इक्वेशन पे पहले फोकस करते हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखी है इस पे फोकस करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं ओमेगा क्या चीज है। ओमेगा का अगर आप देखने की कोशिश करें तो ओमेगा जो है वो इसके दिशा बदलने का रेट है। v1 और v2 और l तीनों एक ही तरीके से अपनी दिशा बदल रहे हैं, क्योंकि जितना एंगल ये घूमेगा सब बराबर घूमेंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं ओमेगा की वैल्यू जो है वो v2/l के बराबर है। ओमेगा की वैल्यू जो है वो v2/l के बराबर है। आई होप इट इज क्लियर। ओमेगा की वैल्यू v2/l के बराबर है। तो मैंने वहां पे डाला तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया dv2/dt। प्लीज देखिएगा, इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि मजा आ जाएगा। dv2/dt माइनस v1। ओमेगा की जगह लिखा मैंने v2/l बराबर 0। आई होप इट इज क्लियर। ये बात लिख दी मैंने। अब मैं क्या करता हूं, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। L का मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन में। L का मल्टीप्लाई मैंने पूरी इक्वेशन में किया तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया L dv2/dt। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग। L dv2/dt माइनस v1 v2 बराबर 0। आप देखा सर ये क्या इंटरेस्टिंग कर रहे हो, क्या इंटरेस्टिंग है? इसमें इंटरेस्टिंग बात, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर दिख गया मजा आ जाएगा आपको। L dv2/dt माइनस v1 v2, क्या मैं कह सकता हूं कि v1 जो है वो L को कम कर रहा है? v1 जो है क्या वो L को कम कर रहा है? तो इस इक्वेशन को मैंने यहां दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। लिखा मैंने L dv2/dt प्लस v2 टाइम्स माइनस v1 बराबर 0। अरे समझ में आ रहा होगा आपको क्या किया मैंने? माइनस v1, भाई माइनस इसको अलग से दिया, क्यों लिखा बताता हूं। अब मैंने इसको लिखा L dv2/dt प्लस v2 dl/dt, क्योंकि dl/dt माइनस v1 के बराबर होगा, बराबर 0। क्या लिखा है ये? क्या लिखा है ये? ये लिखा है L dv2/dt प्लस v2 dl/dt इज इक्वल टू 0। मतलब अगर आपने प्रोडक्ट रूल को देख लिया होगा यहां पर, तो यहां पे लिखा हुआ है कि d/dt में, मैं पेन चेंज करता हूं ताकि आप समझ पाए। मैं बोर्ड में घुस होके पता नहीं कहां से कहां चला जाता हूं। यहां पे लिख के देखता हूं तो ये लिखा है d/dt ऑफ LV2 इज इक्वल टू 0। अगर आप प्रोडक्ट रूल थोड़ा सा भी समझते हैं तो वही है, पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव। अब यानी कि L d/dt LV2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, यहां लिख रहा हूं, LV2 बराबर कांस्टेंट। LV2 बराबर कांस्टेंट। और अगर इसमें मैंने LM का मल्टीप्लाई कर दिया, M मास का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया MLV2 बराबर कांस्टेंट। ये क्या है? ये क्या है? MLV2 बराबर कांस्टेंट क्या है? इट इज कॉल्ड angular momentum conservation. Believe me, it is a so good news, so interesting thing कि आपने बेसिक काइनेमेटिक्स से वो इक्वेशन यूज की जो कि शायद आपको कहते हैं रोटेशन में सोचनी पड़ेगी, क्योंकि इस सवाल को पूरी दुनिया, इवन ओलंपियाड और इवन IIT चाहिए और बड़े बड़े लोग, सब लोग इसको करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी वही होता है जो बेसिक काइनेमेटिक्स है, MLV2 इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद सवाल सॉल्व करने में बड़ी काम नहीं है, उसके बाद मैथ्स बची हुई है, वी कैन इजीली सॉल्व इट। पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी थी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन is derived from basic Newton's law in kinematics. Thank you very much.